सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 21 नवंबर 2023 को समसामयिक विषयों पर आधारित करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर आज जानेंगे 21 नवंबर के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और करेंगे उनका डिटेल्स में एनालिसिस। तो जानते हैं पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MCA का निर्माण भारत में किस संस्था के द्वारा किया जाएगा? हम सब लोग जानते हैं ऑलरेडी पहले से कि तेजस स्वदेशी टेक्निक द्वारा निर्मित भारत का पहला हल्का लड़ाकू विमान, जिसका विश्व में भी कह सकते हैं कि इतना अच्छा और इतना हल्का लड़ाकू विमान विश्व में भी अभी किसी दूसरे देश ने नहीं बनाया है। इस कार्य योजना को अंजाम देने का जो कार्य करा है वो करा है कौन सा? DRDO। और इसके साथ में ही HAL का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्थापना होती है इसकी 1940 में। किस प्रकार की कंपनी है? ये है PSU, सरकार का स्वामित्व है इस पे और सरकार के द्वारा इसको संचालित किया जाता है और भारत के रक्षा उत्पाद एक प्रौद्योगिकी और स्वदेशी जो निर्मित टेक्निक्स है उसके बारे में HAL का नाम सबसे पहले आता है। हालांकि DRDO और HAL दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इस प्रकार के स्वदेशी आयुध बनाते रहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HAL। 1940 में इसकी स्थापना और DRDO के सहयोग से वर्तमान में हल्के लड़ाकू विमान जो तेजस MK और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो निर्माण है वो यहाँ पे संयुक्त रूप से किया जा रहा है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL सार्वजनिक स्वामित्व वाली भारतीय एरोस्पेस और रक्षा फर्म है ये, और मुख्यालय इसका बेंगलुरु में भारतीय रक्षा मंत्रालय के इसका अधीन चलता है। 23 दिसंबर 1940 की स्थापना हुई और उसके बाद में अनवरत रूप से जितने भी प्रकार की टेक्नोलॉजी रक्षा आयुध के अलावा हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए मिग, मिराज और जगुआर, जितने भी प्रकार के हमने एयरक्राफ्ट अलग अलग देशों से हमने जो लिए हैं वहां पे इनका स्वदेशी निर्मित या कह सकते हैं संयुक्त सैन्य उपक्रम के द्वारा यहाँ पे भी उसका निर्माण किया गया है। तो जानते हैं, देखिए 1970 में बेंगलुरु में चीता और चेतक हेलीकॉप्टर दोनों के विकास के लिए HAL की इकाई का गठन किया गया। इसके अलावा MiG-27 किसका है? USSR का है। उस समय USSR हुआ करता था 1982 से पहले, क्योंकि 1992 के अंदर USSR के क्या हो गए थे? टुकड़े हो गए थे। उसका उत्पादन USSR के साथ में हमने समझौता करा, किसके साथ में? और यहाँ कंपनी कौन कर रही है? HAL कर रही है। उसके अलावा 1979 के अंदर ब्रिटिश एरोस्पेस कंपनी के साथ में जो जगुआर जो लड़ाकू विमान हमने कहां से लिया? ब्रिटिश से लिया, ब्रिटेन से लिया, तो उसका जो उत्पादन है उसकी निर्माण की शुरुआत भी हमने यहीं से करी। इसके अलावा जगुआर एक हो गया, मिराज हमने लिया कहां से? फ्रांस से। इसका निर्माण भी HAL के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से ही संपन्न हुआ। अब देखते हैं आगे। 1988 में देश के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी योगदान देने के लिए HAL विभाग का भी एक वहां पे गठन किया गया है। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि वर्तमान में डिफेंस सेक्टर जो है उसके अंदर 100% FDI को मंजूरी मिल गई है। बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आकर के यहाँ पे भारतीय जो यहाँ की स्वदेशी कंपनियां उनके साथ में संयुक्त रूप से यहाँ उत्पादन कर सकेंगी और भारत इन जितने भी रक्षा उत्पाद है उनका उपयोग यहाँ पे कर सकेगा। वर्तमान में रक्षा मंत्री हम सब लोगों को पता है राजनाथ सिंह जी हैं। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि तो तेजस एयरक्राफ्ट है उसका निर्माण किसके साथ में और कैसे इसका निर्माण किया गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। टर्की से भारत आ रहे गैलेक्सी लीडर नामक जो मालवाहक जहाज था उसको जो हूती लड़ाके हैं उन्होंने हाईजैक कर लिया, और ये लड़ाके किस देश से संबंधित है? तो मैं आपको बताता चलूं कि जिस प्रकार से जब भूमध्य सागर से जब जलयान भारत अथवा मध्य एशिया के लिए निकलते हैं तो बीच में यमन, इसके अलावा सीरिया, लेबनान, जिसको कहते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो देश हैं वो काफी बदहाली में जीवन जी रहे हैं और यहाँ पे इस प्रकार की कार्यवाही होती रहती है जहां पे रास्ते में और समुद्र में किसी प्रकार का जलयान कोई सामान लेके आ रहा होता है तो वहां पे उसको लूटने का कार्य वो कर लेते हैं।
अभी जो वर्तमान में इस परिप्रेक्ष्य में आपको बताता चलूं कि ऐसी कौन सी चीज हुई और क्या इसका कनेक्शन है किसी दूसरी घटना के साथ में। तो देखिए, हमास इजराइल, हम काफी लंबे समय से सुन रहे हैं, दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है और इजरायली सेना अभी गाजा का बहुत बड़ा जो अस्पताल है वहां तक घुस चुकी है और वहां पे फिलिस्तीनियों के मुख से समझे या उनके कहने के अनुसार इजरायली वहां पे बहुत बड़ा नरसंहार कर रहे हैं। लेकिन इजरायली ने अपने आप में पहले इसकी शुरुआत नहीं करी। इजराइल के बहुत सारे ऐसे बंधक हैं जो हमास के लड़ाकों ने वहां से उनको बंधक बना करके उस सुरंगों के अंदर छुपा रखा है और इसी की वजह से वहां पे लड़ाई अभी जारी है। तो अभी जो है वो हमास के कमांडर का एक स्टेटमेंट आया था कि अगर कोई इजरायली अगर जलयान आएगा, विमान आएगा, उसको तोड़ने फोड़ने का, सबोटाज की कार्रवाई करने का प्रयास हम करेंगे और अगर जो जलियान आएगा उसको हम क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। लेकिन इजराइल का तो वो जहाज नहीं था, लेकिन वो भारत आ रहा था टर्की से कुछ सामान लेकर के, उसको हूती जो लड़ाके थे उन्होंने क्या कर लिया, वहां पे कैप्चर कर लिया, उसको हाईजैक कर लिया अपने डिमांड्स को मनवाने के लिए। आपसे पूछा जा रहा है कि हूती जो लड़ाके हैं उनका संबंध किस देश से, इसको आंसर हो जाएगा यमन। अब जानते हैं इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको मैप के थ्रू समझाने वाला हूं कि किस प्रकार की ऐसी घटना होती है और किस प्रकार से इसको अंजाम दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यमन। अब हुती जो है वो कौन है? 1990 में सियाह मुसलमानों की आवाज को मुखर करने के लिए हुती नामक एक विद्रोही संगठन का क्या हुआ, उदय हुआ। अब अगर देखा जाए तो इस्लाम के अंदर दो प्रकार की शाखाएं हैं, एक है सिया और दूसरा है सुन्नी। अगर सिया समर्थक देश तो नाम सबसे पहले आता है ईरान। अगर सुन्नी की बात करें तो अरब कंट्रीज, और अरब कंट्रीज के अंदर सऊदी अरब है, मस्कत है, बहरीन है और बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज जो सुन्नी समुदाय से आते हैं। अब होता क्या है कि हूती लड़ाकों को ऐसी कौन सी जगह मिल जाती है जहां से वो जहाजों को लूट लेते हैं। अब देखिए, कोई जहाज जब चलता है कहां से, यूरोप से आ रहा है, ये यूरोप से आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो एरो के माध्यम से मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि इसके बीच में ये जो जगह है यहां से, तो यहां से आती कौन सी, जिब्राल्टर संधि। जिब्राल्टर संधि के माध्यम से आप क्या करते हैं, भूमध्य सागर में क्या करते हैं, प्रवेश कर लेते हैं। यहां से आपका जहाज आ रहा है। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि स्वेज नहर, स्वेज नहर एक छोटा सा संकरा सा एक लंबी नहर है जहां से जहाज क्या करते हैं, यहां से पास ऑन करते हैं। स्वेज नहर से जब आप आकर के और लाल सागर के माध्यम से आते हैं और अदन की खाड़ी को जोड़ने के बीच में एक और यहाँ पे क्या जल संधि है जिसका नाम क्या, बाब अल मंदेब जल संधि है, जो किसको करती है, अदन की खाड़ी को और लाल सागर को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। मैंने आपको प्रश्न के माध्यम से भी बताया था कि यहाँ पे है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो आपको इस तरफ का ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो सिंग टाइप जो बना हुआ है, उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे देश हैं जो गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं, बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं और वहां पे अभी कह सकते हैं अल्प विकसित है, वहां पे इस प्रकार की चीजें होती हैं। अब जहाज ने जिस प्रकार से यहां से वो निकला तो इसी जगह पे वो क्या करते हैं, उसको लूटने का कार्य वो कर देते हैं। तो यहीं पे है यमन। मैं आपको दो तीन देशों के नाम बता देता हूं, यमन, सीरिया, लेबनान, इस प्रकार की जो कंट्रीज हैं यहाँ पे बदहाली ऑलरेडी पहले से जैसा कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पे वो जहाजों लूट लेते हैं। उसके बाद में अगर भारत अगर आने वाला जहाज होगा तो वो कहाँ जाएगा, भारत आ जाएगा और यहीं से आकर के, और दूसरा अगर आपको कहाँ जाना है, गल्फ की तरफ से जाना है तो आप यहाँ से गल्फ की तरफ भी से भी चले जाते हैं। तो इस रास्ते के माध्यम से मैंने आपको इस स्लाइड के माध्यम से, इस मैप के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि हूती लड़ाके कौन है, इनका संबंध कैसे है और अभी वर्तमान में इस घटना को किस हिसाब से देखा जा रहा है कि हमास के विद्रोहियों ने इस प्रकार की चेतावनी इजरायली एक तो विमान है, इसके अलावा जलियानों को दी थी कि हम आपके विमान और जलियानों को कैप्चर कर लेंगे। लेकिन इजराइल ने इस दावे का खंडन किया है कि हमारा ऐसा कोई जहाज नहीं था जिसको हूती लड़ाकों ने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। ये किसी और देश का है और किस जगह पे जा रहा है ये भी हमें नहीं पता। लेकिन विश्वस्त सूत्रों से ये पता लगा है कि ये जो जहाज था ये टर्की से कहां आ रहा था, ये भारत आ रहा था, मालवाहक ये जहाज था। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। किस रेलवे ट्रैक पर देश का पहला एआई आधारित सिस्टम लगाया जाएगा जहां पर पटरी टूटने पर पहले ही अलर्ट मैसेज जारी हो जाएगा। जिस प्रकार से असामाजिक तत्वों के द्वारा हाल ही में देखा गया है कि पटरियों को नुकसान पहुंचा करके और उनकी जो स्लाइड्स होते हैं उनको निकाल करके और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं,
सबोटाज की घटना भी कह सकते हैं। ये किसी विदेशी ताकतों के माध्यम से भी की जा सकती है और भारत के अंदर जो वर्तमान में और प्रकार के जो स्लीपर सेल्स हैं उनकी वजह से भी की जा सकती है। इस प्रकार की घटनाएं अभी आम बात हो चुकी हैं और इसी को देखते हुए अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से देश का पहला भोपाल बीना ट्रैक है। यहां पे इस प्रकार का एक सेंसर लगाया जाएगा कि रास्ते में अगर कहीं पे भी पटरी टूटी हुई है तो एआई के माध्यम से पायलट को संबंधित जो वहां का जो स्टेशन है, स्टेशन मास्टर को पहले इस चीज की सूचना लग जाएगी कि अमुक जो स्थान है वहां पे पटरी टूटी हुई है, वो ट्रेन वहां पे रुक जाएगी और उस पटरी है उसकी मरम्मत की जा सकेगी, उसके बाद में ट्रेन का चलना वहां पे सुनिश्चित हो पाएगा। इस प्रकार का अगर कह सकते हैं कि अगर कोई पायलट प्रोजेक्ट अभी शुरुआत हुई है उसकी, वो कहां पे हुई है, वो हुई है अभी भोपाल बिना ट्रैक पर। इसके अलावा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक नया आविष्कार और किया गया है। इस प्रकार की तकनीक पे काम चल रहा है कि अगर ड्राइवर को चलाते हुए ट्रेन को अगर झपकी आ जाती है तब भी आपको ट्रेन के माध्यम से अगले स्टेशन को इस प्रकार का अलार्म मिलेगा कि ड्राइवर सो गया है, तो उसके लिए भी आपको सावधानी के लिए अलर्ट का एक वहां पे अलर्ट अलार्म भी लगाया गया है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। भोपाल बीना ट्रैक सोराई से सुमर स्टेशन के बीच में है। ये पिछले 5 वर्षों से इस प्रकार की 11 बार की ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि बीच के अंदर किसी ने असामाजिक तत्वों ने, ये आतंकवादी जितने भी प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, सबोटाज की जो एक्टिविटीज को हम समझते हैं, उसके थ्रू 11 बार ट्रैक को यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की गई। और इसी को संज्ञान में लेते हुए रेलवे मंत्रालय ने अभी एआई के माध्यम से इस प्रकार की सूचना को आदान प्रदान करने के माध्यम से, एआई के माध्यम से ऐसा कोई विकसित टूल उन्होंने किया। खासियत क्या है इसकी, एआई की मदद से ट्रैक टूटने से पहले सूचना मिल जाएगी। 5G इंटरनेट आधुनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से ये लैस है। एआई का पूरा नाम हम सब लोग जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जा रहा है, तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और मानव जीवन के लिए भी बहुत सारा आसानी भी इससे होने वाली है। जनक की बात करें तो जॉन मैकार्थी इसके जनक हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एनएफआर द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बेस्ट एक ड्राइवर जो है उनको झपकी आने पर अलर्ट अलार्म हो जाएगा और अनियंत्रण की स्थिति पे अपने आप ही उसमें क्या लग जाएंगे, इमरजेंसी ब्रेक भी लग जाएंगे। इस प्रकार की चीजें एआई के माध्यम से भी की जाने लगी हैं। वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। इसरो की मदद से किस राज्य सरकार द्वारा सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व में सॉफ्टवेयर लगाया जा रहा है जिसकी मदद से पेड़ों की कटाई करते ही क्या हो जाएगा, मैसेज अलर्ट जारी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, छत्तीसगढ़। हम सब लोग देख रहे हैं कि पेड़ों की अनियंत्रित कटाई या कह सकते हैं चोरी से कटाई और उसके बाद में इनका व्यापार, इसको रोकने के लिए और वन धन को बचाने के लिए इस प्रकार की मुहिम काम में ली जा रही है। सहयोग किसका लिया जा रहा है, इसरो का सहयोग लिया जा रहा है। इसरो के बारे में सब लोग जानते हैं कि स्पेस के लिए काम करता है, भारत की बहुत बड़ी स्पेस एजेंसी है ये। तो इसको आंसर हो जाएगा कहां पे, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की चीजें करी गई हैं कि अगर आप इलीगली अगर पेड़ों को काट रहे हैं, हाथों हाथ ही आपको राज्य सरकार को संबंधित जो एजेंसी है उसको एक पता लग जाएगा कि अमुक स्थान पे यहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो समय पे ही उसका एक्शन लेना शुरू कर देंगे। छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में कुल अभी तो वर्तमान में वहां पे 3 टाइगर रिजर्व है, सीता नदी उदंती, इंद्रावती और अचानकमार टाइगर रिजर्व है। अगर टाइगर रिजर्व की बात हो रही है तो सबसे पहले देश के अंदर टाइगर रिजर्व या कह सकते हैं टाइगर प्रोजेक्ट चला गया। टाइगर जो प्रोजेक्ट चलाया गया था वो चलाया गया था 1 अप्रैल 1973 को। कहां पे चलाया गया था, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहां पर, तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट पार्क में सबसे पहले। अब बात करते हैं कि वर्तमान में बाघों की संख्या छत्तीसगढ़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं है टोटल इन 3 अभयारण्यों के अंदर 17 है। भारत के अंदर वर्तमान में 54 बाघ अभयारण्य जो अलग अलग राज्यों के अंदर स्थित है। सबसे ज्यादा बाघ कहां पाए जाते हैं, तो एमपी में पाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य और जगह भी पाए जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, कर्नाटका, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, राजस्थान इत्यादि जगह पे बाघ पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्रमशः में मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड है जहां पे सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। बाघ दिवस की अगर बात करें तो 19 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सवाल आपसे कहीं से पूछा जा सकता है। इस प्रकार की चीजें आप लोग स्टैटिक्स जीके और साथ में आपने करंट जीके को भी जाना इस प्रश्न के माध्यम से। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। अमेरिका से किस देश के द्वारा 1600 किलोमीटर मारक क्षमता वाली टॉम हॉक मिसाइल
कौन देश खरीदेगा? सबसे ज्यादा विश्व में अगर हथियारों की बिक्री करने वाला कोई देश है तो कौन है? वो है अमेरिका। और अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो भी वहां के डिफेंस सेक्टर से ही सबसे ज्यादा आती है। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बनिया और अपना सामान बेचने के लिए कोई विख्यात है, उस देश का नाम अमेरिका है। अभी हाल ही में 1600 किलोमीटर मारक क्षमता वाली टॉमहॉक मिसाइल का एक कह सकते हैं डील हुई है। वो किसके साथ में हुई है? वो डील हुई है जापान के साथ में। जापान को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जिसकी वजह से टॉमहॉक मिसाइल खरीदने वाला है? क्योंकि जापान की और जर्मनी की सुरक्षा रखने का और करने का जिम्मा किस ले रखा है? अमेरिका ने ले रखा है। उसके बावजूद भी ऐसे जापान को क्यों, कौन सी ऐसी आवश्यकता आन पड़ी? तो मैं आपको बताता चलूं। जापान की सबसे बड़ी समस्या है चीन। कारण क्या है? दक्षिणी चीन सागर, जहां पर चाइना की एक्टिविटी चल रही है। चाइना वहां पे 9 डैश की एक पॉलिसी बताता है जिसमें ये कहता है कि पूरा का पूरा जो दक्षिणी चीन सागर है वो हमारा ही प्रभुत्व वाला एरिया है। चाइना के अलावा एक और देश है जिसका नाम है उत्तरी कोरिया। दोनों देश गाहे बगाहे जापान और दक्षिणी कोरिया के लिए सरदर्द और चिंता का सबब बने हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जापान ने अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल को खरीदा है। क्या खासूसियत है इसकी? क्या ऐसे स्पेशल जो इसके जो फीचर्स हैं, तो मैं आपको बताऊं कि 1600 किलोमीटर की रेंज वाली ये क्या है? मारक क्षमता है। और ये जो है वो दुश्मन के अटैक जो इलाका है उस पर अटैक करके और वहां से आपके परिणाम को क्या करती है? वो सुनिश्चित करती है। 2.3 अरब डॉलर लागत वाली दो तरह की टॉमहॉक मिसाइल जो है वो अमेरिका से जापान खरीदने वाला है। उद्देश्य सेम ही है, चीन और उत्तरी कोरिया को काउंटर करने के लिए। प्रधानमंत्री वहां के फोमियो किशिदा है। अब मुख्य वहां के 4 द्वीपों के बारे में जब भी कभी प्रश्न पूछा जाता है जापान के बारे में, तो वहां पे 4 सबसे बड़े द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप भी आपसे पूछा जा सकता है, होंशु एक सबसे बड़ा द्वीप है जो जापान के अंदर स्थित है। इसके अलावा अन्य छोटे छोटे द्वीप है, लेकिन फिर भी 4 ऐसे इंपोर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ। होकाइडो, होंशु सबसे बड़ा है। इसके अलावा शिकुकु है और लास्ट में है क्यूशु। ये 4 प्रकार के जो द्वीप हैं जहां पे जापान की सबसे बड़ी आबादी यहीं पे निवास करती है। बात करते हैं टोक्यो की। कह सकते हैं सबसे सुंदर शहर, सबसे महंगा शहर और इसके अलावा सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक, सबसे ज्यादा अच्छा एयरपोर्ट और सबसे ज्यादा समय का पाबंद अगर कोई भी हवाई अड्डा अगर कहीं विश्व में कहीं पे है तो कहां पे है? वो जापान में ही है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बता दूं, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? वो जापान की है। जीवन प्रत्याशा के मामले में पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई उम्र में जीने वाले लोग हैं तो आपको कहां से मिलेंगे? वो जापान से मिलेंगे। जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो। टोक्यो का जो एयरपोर्ट है वो समय का पाबंद हवाई अड्डा है, पूरे विश्व के अंदर उसको जाना जाता है। अगर भारत के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे कौन सा है? केम्पागोड़ा। केम्पागोड़ा कहाँ है? ये है बेंगलुरु में। फिर दिल्ली का कौन सा स्थान आता है? तो दिल्ली का 7वां आता है। जबकि केम्पागोड़ा भारत का नंबर 1 एक ऐसा एयरपोर्ट है जो समय का पाबंद उसको भी माना जाता है। लेकिन विश्व की अगर बात करें तो वहां पे आ गया टोक्यो। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। दुनिया का सबसे ताकतवर अंतरिक्ष रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स कंपनी। स्पेस एक्स कंपनी किसके द्वारा है? एलन मस्क। एलन मस्क का नाम आते ही नाम किसका आ जाता है अपने पास में? ये आ जाता है ईवी व्हीकल्स का। और एवी व्हीकल्स की भी उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसको किस नाम से जाना जाता है? इसका जो आंसर तो हो गया वो कौन सा हो गया? एक तो स्पेस एक्स। और आपको मैं ईवी व्हीकल की जो बता रहा था ये हो गया टेस्ला। टेस्ला का वर्तमान में भारत के साथ में ये एक बहुत बड़ा एमओयू है। और अभी जो वहां की जो टेस्ला कंपनी है, जो ईवी कंपनी है, जो एलन मस्क के द्वारा संचालित है, वो भारत में भी अपने उत्पाद, अपने वाहन बनाने वाली है। अगले साल तक हम ऐसा विश्वास और आशा कर सकते हैं कि अगले साल तक यहाँ पे ईवी व्हीकल बनना टेस्ला के माध्यम से शुरू हो जाएगा। चलिए, तो आपने जाना स्पेस एक्स ऐसी कंपनी है जो इसने स्टारशिप एक रॉकेट था उसको वहां पे भेजा, लेकिन बदकिस्मती थे ये रॉकेट रास्ते में ही क्या हो गया? फेल हो गया, टूट गया और उसके बाद में वो समुद्र में गिर गया। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। स्पेस एक्स है स्वामित्व एलन मस्क के द्वारा। स्टारशिप दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट सिस्टम है। ये उद्देश्य क्या था कि स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से चांद और चांद के अलावा जो अन्य जो ग्रह है वहां पे भी हम यात्रियों को ले जाएंगे, इस प्रकार का उनका उद्देश्य रहा है। तकनीकी खामी की वजह से रास्ते में ही क्या हो गया? इसका विस्फोट हो गया।
मैक्सिको की खाड़ी में इसका मलबा गिर गया है। टेस्ला कंपनी का जो स्वामित्व है वो किसके पास में, एलन मस्क में है। भारत में ईवी जो वाहनों के लिए टेस्ला के साथ में समझौता हो भी गया है और 2025 तक ईवी जो है वो व्हीकल यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे एज ए टेस्ला कंपनी के। और तो बिन रहे हैं, लेकिन टेस्ला जो सबसे कह सकते हैं कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है और विश्वविख्यात ये कंपनी है। चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के द्वारा 2026 तक ड्राइवरलेस रोबो टैक्सी की शुरुआत की जाएगी? विकसित देश। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी किसकी, जापान की। जापान, उसकी जो 3 ऐसी कंपनियां हैं जो संयुक्त रूप से इस प्रकार की टैक्सी का क्या करेंगी, इस्तेमाल करने वाले हैं देशवासी। कब तक, 2026 तक, जिसके अंदर ड्राइवर नहीं होगा, वो अपने आप ही स्वचालित होंगी, अपने आप ही ऑटोमेटेड होंगे वो। चलिए देख लेते इसमें कौन कौन सी कंपनी है। क्रूज, जीएम और होंडा, इन तीनों का संयुक्त रूप से एक जो है ड्राइवरलेस जो टैक्सी बनाई जा रही है जापान में है। विश्व की सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक। अभी भारत का स्थान 5वां है, लेकिन कहा जा रहा है कि थोड़े दिनों के अंदर हम जापान को पछाड़ करके चौथे नंबर पे भी आ जाएंगे। और हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, वो कह रही हैं कि 2027 तक हम भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। इसके बीच में 2 ही हर्डल्स हैं, 2 ही देश हैं, एक तो जापान है जो नंबर 4 पे और नंबर 3 पे जर्मनी है। तो ऐसी आशा और विश्वास के साथ वित्त मंत्री ने कहा है कि 2027 तक हम इस आंकड़े को छू लेंगे। चलिए G20 अभी G7 का जो सम्मेलन था वो 19 से लेकर के 21 मई 2023 को कहां पे आयोजित किया गया, ये किया गया टोक्यो में और नागासाकी में भी हुआ था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां पे शिरकत भी करी थी। क्वाड का सदस्य देश भी है जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्वाड के अंदर कौन कौन से देश है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है और कौन सा है, भारत। ये 4 देश क्वाड के अंदर हम शामिल है। अगर जापान की बात करी जाए और भारत उससे किस प्रकार अछूता नहीं है कि सबसे ज्यादा अगर टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण किया है, ट्रांसफर किया है, तो हमारा पड़ोसी देश और हमारा सबसे कह सकते हैं रक्षा संबंधों के मजबूत में व्यापार और वाणिज्य के तौर पे और टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के तौर पे भी बात करते हैं तो जापान का ही नाम आता है। तो जो मेट्रो आपको जो दिल्ली में दिखाई देती है और भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर मेट्रो अगर सफल हुई है तो कहां पे हुई है, दिल्ली में हुई है। उसकी जो कह सकते हैं कि उसकी भविष्यवाणी को किसने किया साकार, वो किया जापान ने। और आज अगर दिल्ली को ये शुक्रिया अदा कहना चाहिए कि जापान होता हो उसने हमारी को इतनी बड़ी सौगात दी कि मेट्रो की वजह से वहां का जो सफर है वो बहुत आसान हो गया है। तो ये जापान की देन है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देश के अंदर अगर बुलेट ट्रेन की शुरुआत होती है तो बिना जापान के सहयोग से वो भी नहीं हो पाएगी। अभी वहां से अहमदाबाद से लेकर के और मुंबई के बीच में जो ट्रैक बिछाया जा रहा है मेट्रो सॉरी अपना बुलेट ट्रेन का, वो भी जापान के सहयोग से ही बिछाया जा रहा है। तो आपने देखा जापान के सहयोग से अहमदाबाद से लेकर के मुंबई के बीच में जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है, ये भी सहयोग कौन करेगा, जापान ही करेगा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। कौन सा देश भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री देने पर क्या कर रहा है, विचार कर रहा है? हम लोगों ने पहले सुना था कि थाईलैंड और इसके अलावा श्रीलंका, 2 ऐसे देश हैं जो आपको वीजा फ्री देते हैं। आप यहां से पर्यटक के तौर पे अगर जाते हैं तो आपके पास में पासपोर्ट होना चाहिए, ऑन अराइवल आपको वहां पे वीजा मिल जाता है और वहां पे आप क्या कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं एज ए पर्यटक के तौर पे और वहां पे आप घूम सकते हैं। इसी की कड़ी के अंदर एक देश का नाम आ रहा है वियतनाम। वियतनाम भी साझेदारी के तौर पर भारत का निकटतम सहयोगी है और दोनों के जो हित हैं वो भी समान है, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी है जिसमें वन बेल्ट एंड वन रोड पॉलिसी, उसके अलावा सिल्क रूट, इस प्रकार की जो गतिविधि जो भारत या छोटे छोटे जो मझोले देश हैं उनको अपने आर्थिक जाल के अंदर क्या कर रहा है, डुबो रहा है, उनके बाद में उन पे हड़पने की कार्रवाई वो कर रहा है। इसकी बानगी हमने श्रीलंका में भी देखी है और उसके अलावा नेपाल में भी देखने को मिल रही है। और जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां पे छोटे छोटे देशों के अंदर उसने कर्ज जाल इस प्रकार पैदा कर दिया कि वो जिंदगी भर अपना जो कर्ज नहीं चुका पाएंगे, किसका, चीन का, और उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका वियतनाम। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। इससे पहले श्रीलंका और थाईलैंड द्वारा भी वीजा फ्री किया गया था। अब भारत का विश्व के अंदर पासपोर्ट की बात हो रही है, अगर पर्यटक जा रहे हैं तो पासपोर्ट आपके पास में होना चाहिए। तो विश्व का सबसे अगर कोई ताकतवर अगर पासपोर्ट के तौर पे अगर किस देश का नाम अगर जाना जाता है तो वो जाता है 192 देशों में इसको वीजा मुक्त फ्री यात्रा कर सकता है, उस देश का नाम है सिंगापुर।
सिंगापुर का पासपोर्ट इतना मजबूत है कि अगर आपके पास में 192 देशों के लिए किसी प्रकार का कोई वीजा नहीं है तो भी चलेगा, आप वहां जा सकते हैं। ऑन अराइवल आपको वहां पे वीजा मिल जाएगा। ऐसा कब है? जब आप वीजा धारक हैं किसके? सिंगापुर के। अब बात कर लेते हैं भारत की। भारत का पासपोर्ट कितना मजबूत है? तो भारत का जो पासपोर्ट है वो 80वां स्थान आता है और 57 देशों के अंदर वीजा मुक्त यात्रा हम लोग भी कर सकते हैं। दुनिया का पहला डिजिटल पासपोर्ट अगर किसी ने लॉन्च किया तो स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसका नाम है फिनलैंड। तो हमने पिछले दिनों देखा था कि फिनलैंड ने इस प्रकार का एक डिजिटल पासपोर्ट बनाया जिसमें आपको किसी प्रकार को कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना पासपोर्ट के माध्यम से ही अपनी कुछ डिजिटल चीजों के माध्यम से आप स्कैन करवा सकेंगे और उसी स्कैनर से आपको पता लग जाएगा, पासपोर्ट या इमिग्रेशन को पता लग जाएगा कि आपकी जो डिटेल्स है वो किस प्रकार की है और आप किस देश से संबंध रखते हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और इसके अलावा ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNI, इन दोनों को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से नवाजा गया है। अगर पुरस्कार की शुरुआत करें तो 1986 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात इस प्रकार के पुरस्कार की शुरुआत की गई, जिसके अंदर कहा जाए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के माध्यम से विश्व के अलग अलग देशों से अलग अलग नेता, संस्थान और अलग अलग संगठनों को इस प्रकार का पुरस्कार दिया जाता है। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? शरद कुमार अग्रवाल है। जबकि ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? रॉय के जॉर्ज हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति के अंदर अध्यक्ष वर्तमान में इसके अध्यक्षा कौन है? उनका नाम है सोनिया गांधी। पुरस्कार की राशि के तौर पर अगर गिना जाए तो 25 लाख रुपए का उनको नगद पुरस्कार दिया जाता है। वर्तमान में 2 ऐसी संस्थाएं थी जिनको इस पुरस्कार से संयुक्त रूप से नवाजा गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। भारत में महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? स्टार्टअप के माध्यम से भारत के अंदर काफी ज्यादा रोजगार भी उत्पन्न हुए हैं और लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भी एक कह सकते हैं कि शुरुआत हुई है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुषों की नहीं, महिलाओं की ऐसी कौन सी शुरुआत है स्टार्टअप के तौर पे जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रही है? आंसर हो जाएगा सिलिकॉन वैली के नाम से विख्यात, भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से विख्यात बेंगलुरु, जो किसकी राजधानी है? कर्नाटका की। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु, जहां पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप अगर शुरुआत करी है महिलाओं ने तो उस शहर का नाम है बेंगलुरु। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। वर्तमान में 1783 स्टार्टअप्स हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर और देखते हैं इसके अलावा कि ये तो इंडिया की बात होगी। द्वितीय स्थान की बात करें तो 1480 स्टार्टअप और दिल्ली का जो स्थान है वो कौन सा है? तीसरा आ जाता है जहां पे 1195 है। स्टार्टअप्स को डाटा देने वाली फर्म कौन सी? ट्रैक्सॉन। स्टार्टअप का डाटा देने वाली जो किसी प्रकार की जो एजेंसी उसका नाम है कौन सा? ट्रैक्सॉन। अब बात कर लेते हैं यूनिकॉर्न के बारे में। यूनिकॉर्न की अगर बात करी जाए तो भारत का जो स्थान आता है वो आता है तीसरा। इसके अंदर देखा जाता है $1 बिलियन से अधिक किसी प्रकार का कोई निवेश कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति करता है तो यूनिकॉर्न के अंदर उसको गिना जाएगा। तो भारत का स्थान इसमें कौन सा है? तीसरा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद में चाइना और थर्ड नंबर पे प्लेस कौन होता है? वो भारत होता है। अब यूनिकॉर्न की परिभाषा के तौर पे देखें तो $1 बिलियन से अधिक मूल्यवान वाले स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहा जाता है। अभी हुरुन जो ग्लोबल जो एक बहुत बड़े डेटा कंपनी है जो 500 कंपनियों की जो संख्या के मामले में 5वें स्थान पे कौन है? वो है भारत। तो भारत का स्थान हुरुन 500 जो कंपनियों के अंदर भारत का जो स्थान है वो कौन सा गिना गया है? वो तीसरा स्थान गिना गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर अवार्ड प्रदान किसे किया जाएगा? अब राष्ट्रपति कलर अवार्ड से आप क्या जानते हैं? राष्ट्रपति कलर अवार्ड उनको देती हैं जो सैन्य टुकड़ी होती हैं, किसी रेजिमेंट्स होती हैं, कोई पलटन होती है। किस अवसर पे दिया जाता है? जब कोई रेजिमेंट खड़ी होगी तो उसको 25 साल, 50 साल, 75 साल या किसी उल्लेखनीय उपलब्धि के तौर पे किसी रेजिमेंट को या किसी संस्था को और किसी क्रोप को, कॉर्प्स को या संगठन को क्या दिया जाता है? उसको पुरस्कार दिया जाता है। इसी से आपको सवाल पूछा जा रहा है कि कलर अवार्ड किसको प्रदान किया? पिछले दिनों में हमने देखा कि नागा रेजिमेंट
जो कहां से आते हैं, नागालैंड, जहां से जिसका बेसिक्स है, वहां की नागा रेजिमेंट को राष्ट्रपति कलर अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था। तो अभी आपसे पूछा जा रहा है कि अभी किसको दिया जाएगा, आंसर हो जाएगा आर्मड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। किसके लिए दिया जाएगा, 75 वर्षों के सफलतापूर्वक संचालन। अब क्या है आर्मड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, ये है एएफएमसी। एएफएमसी का क्या काम है, सैन्य सेवा के अंदर या सैन्य लोगों के लिए चिकित्सा प्रदान करने हेतु डॉक्टर्स को तैयार करता है, डॉक्टर्स। इसके अलावा एफएमसी के पास में एक है आर्मड फोर्सेस मेडिकल नर्सिंग कॉलेज। वहां पे आपको जो सेना के अंदर जो नर्सेज होती हैं जिनको बोला जाता है एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, यहाँ पे भी जो ट्रेनिंग लेते हैं वो भी कौन होते हैं, वो भी यहाँ से एफएमसी के माध्यम से ही, उन्हीं के रिकॉग्नाइज्ड एक यूनिवर्सिटी है, वहां से इनको इस प्रकार का डिप्लोमा या डिग्री दी जाती है। चलिए देख लेते हैं आर्मड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज कहां पे स्थित है, ये है पुणे में। ठीक है, 1 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्लेटिनम जुबली कितने साल में होता है, 75 वर्ष। 75 वर्ष के बाद में प्लेटिनम जुबली मनाई जा रही है, इस ग्राउंड के अंदर मनाई जाएगी और वहां पे इस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाएगा। सशस्त्र मेडल मेडिकल कॉलेज एएफएमसी को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अभी कौन से ग्राउंड में हो रहा है, तो एएफएमसी में कैप्टन देवाशीष शर्मा जिनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था, उसी परेड ग्राउंड के अंदर यहाँ पे इनको इस सम्मान से नवाजा जाएगा। 1 मई 1948 से एएफएमसी की स्थापना हुई थी और वो अपनी 75वीं वर्षगांठ बना रहा है और उसी के लिए प्लेटिनम जुबली जो है उसका आयोजन किया जा रहा है और राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा इनको यहाँ पे फ्लैग झंडा उनको दिया जाएगा। हाल ही में अब अगर महिलाओं की बात करें, हाल ही में साधना सक्सेना नायर को एयर मार्शल की रैंक अभी वर्तमान में दी गई थी अक्टूबर महीने में, और भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है जिनका नाम क्या है, पुनीता अरोड़ा है। जबकि दूसरी कौन सी है, तो उनका नाम है माधुरी कानिटकर, जो लेफ्टिनेंट जनरल पद पे वो पहुंची है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। किसे अर्जेंटीना का अगला राष्ट्रपति चुना गया? हर एक देश के अंदर ये कह सकते हैं, पूरे विश्व के अंदर चुनाव होते रहते हैं और उसी के क्रम के अंदर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि वर्तमान में ऐसा कौन सा चुनाव था और कहां पे चुनाव संपन्न अभी किए गए जहां पे किसी राष्ट्रपति को चुना गया। उनका नाम है जेवियर माइली। दक्षिणपंथी विचारधारा से संपर्क रखते हैं और ब्यूनस आयरन्स एक राजधानी है किसकी, ये है अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और चिली और अर्जेंटीना के पास में ही एक विश्व का कह सकते हैं शीर्ष 10 रेगिस्तानों में से एक, जिसका नाम बोला था पेंटागोनिया। पेंटागोनिया का मरुस्थल भी अर्जेंटीना और चिली के मध्य पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेवियर माइली। इसके अलावा अर्जेंटीना की बात करेंगे क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहां पे देखो गेहूं, सोयाबीन और मांस का शीर्ष निर्यातक देश है। और अर्जेंटीना की बात हो रही है, फुटबॉल की बात नहीं करें तो बेमानी हो जाएगी। तो जानते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। तो अभी 2022 का फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस को हरा करके अर्जेंटीना ने जीता और इसके जो कैप्टन है उनका नाम है कौन सा, लियोन मेसी। उनकी अगुवाई में, उनकी कप्तानी के अंदर अर्जेंटीना ने फुटबॉल विश्व कप जो फीफा द्वारा आयोजित किया जाता है, दोहा कतर में आयोजित किया गया था, उसको उन्होंने जीता। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है और जेवियर माइली है। पेंटागोनिया यहाँ का मरुस्थल है। विश्व स्तर पर यहाँ पे सोयाबीन, गेहूं और मांस का निर्यातक है ये, और फीफा वर्ल्ड कप 2023 का ये विजेता बना है। और आप देख रहे हैं इस मैप के माध्यम से, ये जो है ये आपको अर्जेंटीना नजर आ रहा है और राष्ट्रपति महोदय की आप फोटो के माध्यम से देख रहे हैं, दक्षिणपंथी लीडर हैं और उन्होंने अभी वर्तमान में राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। चलिए जान लेते हैं प्रश्न संख्या 13। भारत ने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध कब तक बढ़ा दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2024 तक। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के अंदर भी खाद्यान्न उत्पादन और इसके अलावा गरीब कल्याण योजना जो कोरोना काल के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी
और इसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया। अभी पहले वो दिसंबर 2023 तक की थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको दिसंबर 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा एक भारत आटे का भी यहाँ पे शुभारंभ किया गया है, जिसमें 27.50 पैसे पर केजी के हिसाब से लोगों को मुहैया कराया जाएगा। किसके माध्यम से? नाफेड के माध्यम से, नाफाड के माध्यम से। भारत आटा नाम का एक प्रोडक्ट है, आटे का ही है, उसको भी लोगों को दिया जा रहा है एज ए किफायती दरों पे। आंसर हो जाएगा 2024 का। देख लेते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा है, 2024 तक इस प्रकार का किया जाएगा। और चावल की खरीद आप निर्यात नहीं कर सकते हम उसका, क्योंकि हमारी घरेलू जो जरूरतें हैं वही पूरी नहीं हो पा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा गेहूं के आटे को रियायती दर पर बेचने के लिए भारत आटा की शुरुआत की गई। 27.50 के हिसाब से पर किलो के हिसाब से इसको दिया जाएगा। उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से लाभार्थियों को या तो 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल 2028 दिसंबर तक उनको दिए जाएंगे फ्री में। अभी थोड़े दिनों पहले हमने देखा था कि एमएसपी भी बढ़ी है, तो गेहूं की जो एमएसपी बढ़ी है, मैसूर की दाल जो बढ़ी उसकी एमएसपी बढ़ी है, सबसे ज्यादा मसूर की दाल 450 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी उसकी बढ़ रही है। कैसे? एमएसपी का मतलब हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो, इस पे तो ग्राहकों को सॉरी कह सकते हैं किसानों से सरकार को अनाज खरीदना ही पड़ेगा, इस प्रकार की नेसेसिटी है। गेहूं का एमएसपी 2024-25 में 150 रुपए से बढ़ाकर के 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। गेहूं का अगर बात करी जाए कि विश्व के अंदर चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा विश्व में कौन सा देश करता है? चाइना करता है। गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? चाइना करते हैं। तो यहाँ भारत दोनों नंबरों पे क्या है, गेहूं उत्पादन और चावल उत्पादन के भारत का स्थान कौन सा है? वो दूसरा है। अब बात कर लेते गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? वो होता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे होता है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हुई जिसकी वजह से भारत, एक समय ऐसा था स्वतंत्रता के बाद में जहां पे भारत को खाने के लाले पड़े हुए थे और हमने P480 एक इस प्रकार का गेहूं हुआ करता था जो हम संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया करते थे। और जब 1971 का जब वार हुआ तब जो है भारत ने सॉरी अपने अमेरिका ने हमारे को आंखें दिखाई थी कि इस प्रकार का मैं अनाज आपको देने वाला नहीं हूं। उसके बाद में होती है 80 के दशक के अंदर शुरुआत होती है हरित क्रांति की। हरित क्रांति के माध्यम से भारत ने जो तरक्की करी, आज भारत विश्व के अंदर सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले देशों में से एक है। नॉर्मन बोरलॉग उस समय मैक्सिको के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनकी अगुवाई के अंदर हरित क्रांति है वो आई। उसके बारे में भारत के अंदर एमएस स्वामीनाथन ने इसको क्या किया, यहाँ पे शुरू करा। सबसे ज्यादा जो टारगेट जो स्टेट थे उनमें थे पंजाब और हरियाणा, सबसे ज्यादा समतल जमीन यहीं पे होती। किसानों ने सहयोग दिया, सरकार ने उनको आर्थिक अनुदान दिया, अच्छे फर्टिलाइजर्स है उनकी यहाँ पे क्या करी, सुविधा सरकार के द्वारा दी गई। और उसी की बानगी है कि भारत आज उन तमाम देशों को सबसे ज्यादा अनाज निर्यात करता है जिनके पास में पर्याप्त अनाज वहां पे पैदा नहीं होता। ये सारी चीजें आप इस प्रश्न के माध्यम से जानी। एमएस स्वामीनाथन है, 6वें दशक में नॉर्मन बोरलॉग ने इसकी शुरुआत करी थी। सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादक जो गेहूं के मामले में माना जाता है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चलिए जान लेते हैं 14वां प्रश्न, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। डीआरडीओ द्वारा किस साझेदारी से जोरावर लाइट टैंक का निर्माण किया जाएगा? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा किसकी साझेदारी से जोरावर लाइट टैंक का निर्माण किया जाएगा? इससे पहले भारत कौन कौन से टैंकों का संचालन करा? T90, टैंक T72, इसके अलावा भारतीय तकनीक से निर्मित विजयंता और टैंक T55। इस प्रकार के टैंक हम लोग ऑलरेडी पहले से क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ये कहां से आए हैं देखा जाए तो ये आए हैं रूसिया से। पहले यूएसएसआर हुआ करता था, उसके बाद ये रसिया बना, तो यहां से हमने इनको खरीदा है। उसके बाद में उन टैंकों को ओवरहाल किया जाता था किर्की पुणे के अंदर, और अभी वर्तमान के अंदर जोरावर टैंक है उसको बनाया गया। किस वास्ते बनाया गया? हाई एल्टीट्यूड एरिया पे, जहां पे उच्चावच या कह सकते हैं ऊंची पहाड़ी इलाकों के अंदर चाइना को कंट्रोल करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस प्रकार के टैंक का निर्माण किया जा रहा है। उस टैंक का नाम क्या है? उस टैंक का नाम है जोरावर। किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है लार्सन एंड टुब्रो, एलएनटी, डीआरडीओ और एलएनटी के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से जोरावर टैंक का क्या किया जाएगा? निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। इसकी नियुक्ति कहां दी जाएगी? तो इनको नियुक्ति दी जाएगी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है जहां पर
टैंक पहुंच नहीं पाते थे, वहां पे भारत सरकार ने और रक्षा मंत्रालय ने इस प्रकार की चीजें करी हैं कि हम ऊंचाई तक अपने टैंकों को ले जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी कंपनी है, पहाड़ी युद्ध के लिए उपयुक्त तो दिसंबर 2023 के अंदर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। जोरावर को विशेष रूप से ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर चीनी बख्तरबंद तैनानी का जो मुकाबला करने वाला ये टैंक बनेगा। 25 टन वजनी है। जिस प्रकार देखा जाता है कि टैंक T-72, टैंक T-90 वजन होता है इनका 40 टन के आसपास, लेकिन जोरावर टैंक का जो वजन है वो 15 टन कम है, कह सकते हैं 25 टन वाला वजनी टैंक है ये। टैंक T-72, टैंक T-90, टैंक 50 जो 5 है, ये सारे के सारे मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों के अंदर इनको यूज किया जाता है, जबकि जोरावर टैंक को अपन कहां कर सकते हैं, पहाड़ी इलाकों में भी इसको यूज कर सकते हैं, और इसी के लिए इसको इजाफा किया गया, इसको बनाया गया है। डीआरडीओ संगठन है और निजी जो विक्रेता कंपनी एलएनटी का संयुक्त उपक्रम है। इसके अलावा 354 लाइट टैंकों को ऑर्डर प्लेस कर दिया गया, जिसके अंदर हम लोग कितने दे रहे हैं, अभी तो 59 टैंकों का निर्माण डीआरडीओ करेगा, और उसके बाद में और चीजें बाद में देती जाती रहेंगी। बाकी का निर्माण मेक फर्स्ट कंपनी के तहत ये किया जाएगा। अब देख लेते हैं कि टैंकों के अलावा कुछ एक मैं आपको और वाहन बताता चलूं, जिसका नाम है बीएमपी। ये कौन सी है, इसको मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के द्वारा इसको यूज किया जाता है, जो क्या होती है, पैदल सेना होती है, जिसके द्वारा इसको यूज किया जाता है। और दुश्मन के इलाकों के अंदर, दुश्मन के इलाके में कब्जा होने के बाद में यहाँ पे इंसानी फौज द्वारा इस इलाके को किया जाता है, इसके अंदर अपना कब्जा जमाए रखना होता है। वो किसके माध्यम से हम करते हैं, वो करते हैं बीएमपी के माध्यम से। थल सेना दिवस की बात करें तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, और पैदल सेना दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस पिक्चर के माध्यम से आप दे रहे हैं कि हाई एल्टीट्यूड के अंदर जोरावर को क्या किया जाएगा, तैनात किया जाएगा। वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं और राजनाथ सिंह जी हैं, जबकि थल सेना के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मनोज पांडे। और अगर सीडीएस की बात कर ली जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान है। आज के सेशन का पढ़ते हैं 15वां प्रश्न और देखते हैं ये क्या है। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म गाइड टू मिटिगेशंस, एडेप्टेशंस, पॉलिसी एंड रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स इन एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स की संस्था के द्वारा क्या की जाती है, जारी की जाती है। काफी लंबा चौड़ा नाम है। ये की जाती है एएफओ द्वारा। होता क्या है कि धूल भरी आंधियां और खराब मौसम की वजह से फसलों को, पर्यावरण को, और जो हमारी जो हरित क्रांति वाली चीजें हैं या जो ग्रीनरी है उसको क्या मिलता है, यहाँ पे नुकसान उनको उठाना पड़ता है। उसी के संबंध के माध्यम से एएफओ द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, और जो रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस प्रकार के स्टॉर्म्स आते हैं, थंडर्स आते हैं, जिसकी वजह से हमें पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है, उसी के संबंध के अंदर ये रिपोर्ट जारी की गई है। देख लीजिए आप, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स है ये, और वहां पे पशुओं को, पर्यावरण, पशुपालन, कृषि और आधारभूत ढांचा और सिंचाई के जो साधन है उन पे भी क्या व्यापक प्रतिकूल प्रभाव ये डालता है। एफएओ का मतलब क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एफएओ द्वारा धूल के को अक्सर जो है वो लंबी दूरी तक ये पहुंच पाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार तक ये हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे तूफान पारिस्थितिक तंत्र को, कामकाज को के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वे समाज, कृषि और अन्य सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में विपरीत प्रभाव डालते हैं। जबकि कृषि एसडीएम एक प्रमुख चालक है, कृषि एसडीएस से प्रभावित होती है, और ये एसडीएस जोखिमों से निपटने, उनके प्रभावों को कम करने का समाधान का हिस्सा भी अपने को बताता है। इस प्रकार की जो रिपोर्ट जारी करने का काम कौन करता है, वो एएफओ करता है। तो आज के इस सेशंस के दौरान हमने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाने और उनका किया हमने डिटेल में एनालिसिस। तो बने रहिए आप प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।